मनकापुर गांव में एक ट्रक ड्राइवर रहा करता था। वो अपने घर में अकेले रहा करता था। उसके पिता कुछ साल पहले गुजर गए थे। सोहन अपनी माँ का लाडला बेटा था, जिस वजह से उसकी माँ उसे एक भी काम नहीं करने देती थी। ड्राइवर का काम भी वो अपने पिताजी के बहुत दबाव डालने पर शुरू किया था। शुरुआत में तो उसे बहुत दिन दिक्कत आई, मगर अब वो काम खूब मन लगाकर करता था। घर में अकेले रहने की वजह से उसे बहुत परेशानी आती थी और पिताजी के मृत्यु के बाद सोहन के सर से उसके पिता का साया चला गया था। माँ, पिताजी को गए तो अब कई साल बीत गए हैं, मगर मैं आज भी अपनी जिंदगी सही से चलाना नहीं सीख पाया हूँ। लेकिन अब मैं अपना काम और भी ज्यादा शिद्दत से करूँगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। हाँ बेटा, तू जो चाहेगा वो जरूर कर पाएगा, तो कोशिश तो कर। सोहन हर रोज सुबह जल्दी जल्दी उठकर ट्रक के सामान लोड करवाता था और पूरे दिन डिलीवरी करता रहता था। रात के वक्त जहाँ जगह मिलता था वहीं ट्रक लगाकर उसी ट्रक में सो जाया करता था। दिन भर ट्रक चलाने के बाद उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने लिए खाना बना सके। भूख की वजह से वो जैसे तैसे रोटी सब्जी बनाकर खा लिया करता था। सोहन को खाना बनाना नहीं आता था। वो कभी जली रोटी, कभी कच्चे चावल, कुछ भी बनाकर खा लेता था। काम इतना बढ़ गया है, लगता है अब से मुझे और जल्दी उठना होगा ताकि सारे काम कर सकूं। इस चक्कर में सोहन अपने नींद की भी कुर्बानी देने लग गया था। सभी गांव वाले सोहन को इतना मेहनत करता देख बहुत प्रसन्न होते थे। अचानक एक दिन सोहन की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। माँ को याद करके सोहन बहुत रोता था, मगर अब उसने वापस काम शुरू कर दिया था। सोहन वापस कभी मेहनत करने लगता है और काम करता है। एक दिन ट्रक चलाते चलाते सोहन को नींद आ जाता है और ट्रक बहुत रफ्तार में पेड़ से टकरा जाता है और सोहन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। सोहन कई रातों से सही से सोया नहीं था, जिस वजह से ये घटना हुई थी, और साथ ही साथ सही से भोजन ना करने जैसे सोहन बहुत कमजोर भी हो गया था। डॉक्टर, मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, मुझे बहुत काम करना है। अब तुमने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है। गांव के सभी लोग ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं और तभी उसी गांव वालों में से एक लड़की, जिसका नाम रेखा था, वो वहां आती है और सोहन के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखती है। सोहन, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित हुई हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के गुजर जाने के बाद से देख रही हूँ। तुम अपने काम को पूरी शिद्दत से पूरा करने में लगे रहते हो और यही बात मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है। रेखा की बात सुनकर सभी गांव वालों ने भी इस पर सहमति भरी। गांव के लोग रेखा का साथ देने लगे। सोहन शादी के लिए राजी हो गया और कुछ दिन बाद सोहन और रेखा की शादी हो जाती है। सोहन सारे काम करके घर आता है तो रेखा उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाती है। सोहन की तबीयत अब ठीक होने लगी थी। रेखा, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूँ। जब से तुम मेरी जीवन में आई तब से सब सही हो गया है। मेरी माँ भी मेरा बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखा करती थी। मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया हूँ। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी। ये आप क्या कह रहे हैं? बल्कि मैं आपको पाकर इतनी खुश हूँ। आप मुझे और अपने काम को कितने अच्छे से संभाल रहे हैं। सोहन अपने काम को करता करता थक गया था। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी जीते जीते मेरी तो सारी उम्र ही चली जाएगी। कितना अच्छा होता अगर मैं वापस से अपनी जिंदगी के मजे लेने लगता। वैसे भी अब मेरे पास तो रेखा भी है। मैं और रेखा साथ में घुमा फिरा करेंगे और मैंने इतने साल में इतने पैसे इकट्ठे तो कर ही लिए हैं कि आराम से रह सकूं। अब इतना काम क्यों करूं? इसके बाद सोहन काम करना कम कर देता है। वो देर रात तक दोस्तों के साथ घूमते मजे करता और फिर घर आकर रेखा के साथ बातें करता और सुबह देर तक सोता रहता। धीरे धीरे वो बस कुछ ही घंटे काम कर जाया करता था। रेखा को शुरुआत में लगा सोहन काफी थक चुका है, इसलिए कुछ दिनों तक आराम करना चाह रहा है। इसलिए तो रेखा ने उसे कुछ भी नहीं कहा, मगर दिन प्रतिदिन सोहन बिगड़ता जा रहा था। वह शराब पीना भी शुरू कर दिया था और धीरे धीरे अपनी सारी जमा पूंजी वो उड़ाए जा रहा था। रेखा को ये सब बहुत बुरा लगने लगा था। वो सोहन को बहुत रोकती थी, मगर फिर भी सोहन छिप छिप कर शराब पीता था और अब तो सोहन बिल्कुल ही काम पर जाना छोड़ दिया था। वो पूरे दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था।
फिर एक दिन रेखा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये बात रेखा सोहन को बताती है। रेखा, तुमने आज मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। सच में ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। सोहन, खुद को देखो, तुम कितने अच्छे इंसान थे, कितना मेहनत करते थे, लेकिन अब देखो पूरे दिन रात तुम नशे में पड़े रहते हो। क्या ऐसे तुम अपने बच्चों की परवरिश करोगे? सोहन को खुद पर बहुत शर्म आने लगता है और उसने ठान ली कि वो वापस से अपने काम में लग जाएगा और सारी बुरी आदतें छोड़ देगा। मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो अपना काबू खो देता था और वापस से शराब में पैसे लगा देता था। एक दिन रेखा के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा। रेखा, ये तुम्हें क्या होने लगा? रुको, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। सोहन भागता हुआ रेखा को डॉक्टर के पास ले जाता है। सोहन, रेखा की हालत बहुत खराब है। उसके पेट में जो बच्चा है वो बहुत कमजोर है। तुम्हारी पत्नी को इलाज की जरूरत है, जिसके लिए 1 लाख रुपए तक की जरूरत होगी, और ये इलाज करने के बाद ही तुम्हारा बच्चा तंदुरुस्त हो पाएगा। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? मैंने तो सारे पैसे शराब में लगा दिया। अब मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगा? कोई बात नहीं, हम मिलकर कोई ना कोई उपाय लगा लेंगे। बस आप अपना काम वापस से शुरू कर दीजिए। सोहन अपना काम शुरू करता है। वो 2-3 दिन लगातार काम करता रहा, लेकिन फिर वापस से उसने वही सब शुरू कर दिया। इस बार रेखा सोहन को कुछ नहीं समझाती है। अब ये नहीं सुधरने वाले हैं, इनकी वजह से मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। रेखा बाहर जाकर पूरे गांव में अपने लिए काम ढूंढने लगती है। वो दिन रात काम करना शुरू कर देती है, मगर उससे कुछ खास कमाई नहीं हो पा रही थी। छोटे कामों से तो मैं इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा पाऊंगी। अब लगता है मुझे भी ट्रक ड्राइवर का काम शुरू करना होगा। वैसे भी बचपन से पिता के साथ रहकर ये सब तो मैं सीख ही चुकी हूँ, और इसी काम को करके मैं जल्द से जल्द अपने लिए पैसे जुटा पाऊंगी। सोहन इतने नशे में रहता था कि उसे होश ही नहीं रहता था कि रेखा कितनी जतन कर रही है बच्चे को बचाने के लिए। रेखा सोहन की ही जगह रोज सुबह उठकर डिलीवरी करना शुरू कर देती है। रेखा इस काम को अच्छे से कर रही थी और अपने बच्चे को इलाज के लिए भी पैसे जुटा रही थी। मगर एक दिन रेखा सामान पहुंचाते पहुंचाते लड़खड़ा जाती है और पेट के बल गिर जाती है, जिस वजह से वो अपना बच्चा खो देती है। रेखा पूरी तरह से टूट जाती है। मेरी सबसे बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना। आज तुम्हारे पीने की आदत की वजह से हमने अपना बच्चा भी खो दिया। रेखा सोहन से बात करना बंद कर देती है। सोहन अभी भी नशे में ही रहता था। उसे रेखा से कोई मतलब नहीं था। रेखा सोहन के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी। पता नहीं इन्हें कब ये समझ में आएगा कि ये सब गलत है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन्हें समझा समझा कर। एक दिन बाबा भिक्षा मांगते मांगते रेखा के घर के बाहर आते हैं। बिटिया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ बाबा जी, अभी लाई। रेखा थोड़ा अनाज लेकर आती है और बाबा को देती है। भगवान भला करे बिटिया, आज इसे ही बनाकर खा लूंगा। वैसे ये बताओ, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? क्या बताऊं बाबा जी, ये सब मेरे पति की वजह से हो रहा है। रेखा बाबा को सारी बातें बताती है। तुमने मुझे अनाज देकर मदद की है, अब मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी मदद करना। एक काम करना, आज अपने पति के लिए ढेरों पकवान बनाना, और ये लो, इस डब्बे में जो पानी है उसे सभी पकवान में 2-2 बूंद डाल देना। बाबा जी, इससे क्या होगा? ये करके देखो, फिर देखना सब कुछ अच्छा होगा। रेखा बाबा के कहे अनुसार ढेरों पकवान सोहन के लिए बनाती है और रात के वक्त सभी पकवान में 2-2 बूंद पानी डाल देती है। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। क्या बात है, आज तो ढेरों पकवान बनाए हैं। बहुत दिनों बाद पेट भर के खाऊंगा। सोहन खाने बैठता है और भरपेट भोजन करता है। वो पकवान खाते ही सोहन का हृदय परिवर्तन हो जाता है। रेखा, मैं अब तक क्या कर रहा था? रेखा सारी बातें सोहन को समझाती है। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत रास्ते पर निकल गया था। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। अब मैं कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वो जादुई पकवान खाते ही सोहन एकदम बदल जाता है और पहले जैसे ही बन जाता है। सोहन अपना ट्रक ड्राइवर का काम पूरी दिल से और ईमानदारी से करना शुरू कर दिया और फिर 2 साल बाद उनको एक बेटा होता है।
अब पूरी जिंदगी बस तुम दोनों के लिए जीना है रेखा। मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूँगा। सोहन अब अपना काम बड़ी शिद्दत से करने लगा और खुशी खुशी रहने लगा। मीनापुर नाम का एक गांव था। वहाँ 2 हलवाई अपनी दुकान चलाते थे। एक का नाम नंदू था और एक का नाम हरी था। नंदू को अपनी दुकान उसके पिताजी की तरफ से मिली थी, मगर हरी ने अपनी दुकान अपनी मेहनत से खड़ी की थी। दोनों की दुकान आमने सामने ही थे। एक दिन एक राहगीर आया और नंदू की दुकान की चमक दमक देखकर उसके अंदर चला गया और अंदर जाने पर, आइए आइए, आपका मेरी दुकान में स्वागत है। बताइए क्या लेंगे आप? जी, मुझे नाश्ते की भूख है। आपके यहाँ नाश्ते के लिए जो है ले आइए। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म सब्जी, कचौरी और मिठाई लाता हूँ। नंदू राहगीर को खाना परोसता है। राहगीर नंदू से खाना खाते हुए पूछता है, ये सामने जो दुकान है जिसकी स्थिति सही नहीं है, वो किसकी है? आप भूल कर भी वहाँ नहीं जाइएगा। वो दुकान हरी नाम के एक व्यक्ति की है। उसके खाने और मिठाई में वो बात नहीं है जो मेरे दुकान की है। मैं तो आपकी दुकान की चमक दमक देखकर ही समझ गया कि मुझे यहीं आना चाहिए। राहगीर नंदू को पैसे देकर अपने काम पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद 2 और राहगीर आते हैं। नंदू की दुकान भरा देख हरी के दुकान पर जाते हैं। हरी उन्हें बिठाता है और पूछता है, बताइए, मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूँ? आपके यहाँ खाने में जो है वो लाइए। हरी उनके लिए खाना लगाता है। खाना का 1-2 निवाला खाते ही दूसरा राहगीर कहता है, ये कैसा खाना है? सब्जी में नमक ही कम है और मिठाई में चीनी ही नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो हम सामने वाली दुकान में चलते हैं। भीड़ है तो क्या, थोड़ा इंतजार कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, कृपया आप नहीं जाएं। मैं आपके लिए दूसरा खाना लाता हूँ। तुम अपना खाना अपने पास रखो, हम दूसरे दुकान पर जा रहे हैं। दोनों राहगीर नंदू की दुकान पर चले जाते हैं और हरी उदास हो जाता है। शाम तक कोई उसके दुकान पर नहीं आता है, इसलिए हरी दुकान बंद करके घर चला जाता है, जहाँ पर वो और उसकी माँ रहती थी। घर पहुँचकर, ये लो माँ, आज भी खाना बनाने की जरूरत नहीं है। आज भी ग्राहक ना आने के कारण जो खाना बच गया ले आया। माँ हरी से खाना लेकर बोलती है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तुम्हारी दुकान चलेगी। बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे लगता नहीं है कि मेरी दुकान ज्यादा दिनों तक टिक पाएगी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। अपना मन छोटा मत कर, ये ले खाना खा ले। नहीं माँ, मेरी मेहनत से कुछ नहीं होगा। नंदू के पिता हलवाई थे, इसीलिए उसे ज्यादा अच्छा खाना बनाना आता है। ठीक है, बंद कर लेना, अभी तो खाना खा लो। फिर हरी और उसकी माँ खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन हरी सामान की बोरी दुकान में रख रहा था। सभी बोरी रखने के बाद जब हरी जांच करने के लिए बाहर जाता है तो देखता है कि एक बोरी छूट गई है। जांच करने पर दिखता है कि उसमें शक्कर थी। वो उसे भी उठाकर अंदर रख देता है। शाम को 2 राहगीर उसके दुकान पर आते हैं। उनमें से एक राहगीर कहता है, खाने के लिए कुछ मिठाइयाँ मिलेगी? जी जरूर मिलेगी। तो हमारे लिए ले आइए। हरी अंदर से आज की बनी मिठाई ले आता है। मिठाई खाते ही पहला राहगीर बोलता है, वाह क्या मिठाई है! ऐसी स्वादिष्ट मिठाइयाँ तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ तो मैंने भी पहले कभी नहीं खाई। हरी सोचता है, लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और अब लगता है मेरी दुकान भी चलने लगेगी। राहगीर मिठाइयाँ खाकर काफी खुश होते हैं और हरी से बोलते हैं, आपके यहाँ की मिठाई तो काफी स्वादिष्ट है। हम आपके यहाँ की कुछ नमकीन भी खाना पसंद करेंगे। मैं अभी आपके लिए समोसा लेकर आता हूँ। ये समोसा तो एकदम बेस्वाद है। मैं तो सिर्फ मिठाइयाँ ही खाऊंगा और कुछ घर को लेकर भी जाऊंगा। आप मेरे लिए थोड़ी मिठाइयाँ बांध दीजिए। समोसा न बिक पाने के कारण हरी थोड़ा दुखी तो था, पर मिठाइयाँ बिकने की खुशी ज्यादा थी।
शाम को हरी मिठाइयाँ अपनी माँ के लिए भी ले जाता है। घर पहुंचकर माँ से कहता है, माँ, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। ये लो, तुम भी खाकर देखो मैंने कैसी मिठाइयाँ बनाई है। ये तो काफी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। आज तक ऐसी मिठाइयाँ नहीं खाई। मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम जरूर एक दिन कामयाब होगे। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मिठाइयाँ स्वादिष्ट कैसे बन गई और पहले की तरह समोसा बेस्वाद ही है। मैंने तो दोनों चीज लगातार वैसे ही बनाई थी जैसे कि रोज बनाता था। हरी की बात सुनकर माँ थोड़ी देर सोचने लगती है। क्या आज तेरे साथ कुछ अलग घटना हुई थी? एक घटना हुई थी। मुझे हिसाब से एक बोरी ज्यादा शक्कर मिली थी और वो बोरी बाकी सामान से अलग मिली थी। अभी याद करता हूँ तो याद आता है कि मैंने आज उसी शक्कर का इस्तेमाल किया था। शायद उस शक्कर का कोई चक्कर होगा। कल तो उसका इस्तेमाल नमकीन सब्जी में भी करके देखना। ठीक है, आप कहती हैं तो करके देख लूंगा। अगले दिन सब कुछ बनाते वक्त उनमें थोड़ा थोड़ा शक्कर डाल देता है। खाना बनाने के बाद उसने सब कुछ चख कर बोला, माँ सही कह रही थी, ये सब शक्कर का कमाल है। पिछले दिन गए लोग अपने साथ कुछ और राहगीर लेकर आए और हरी से बोले, हमने इन्हें भी तुम्हारी मिठाइयाँ खिलाई। ये सब भी तुम्हारे दुकान पर मिठाइयाँ लेने आए हैं। जी, आज तो मेरे यहाँ मिठाइयों के साथ साथ बाकी चीज भी स्वादिष्ट बनी है। ठीक है, तो हम वो भी थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। थोड़ी देर में हरी के दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती है। सभी कोई कुछ न कुछ खरीदारी करने चाहते हैं। शाम तक उसके दुकान का सब सामान बिक जाता है। ये सब देखकर हरी काफी खुश था और नंदू आश्चर्य में था। दुकान बंद करने के बाद नंदू हरी से बोलता है, क्यों भाई हरी, ऐसा क्या कमाल कर दिया? आज तो तुम्हारी दुकान पर लोगों की लाइन लग गई थी। सब प्रभु की कृपा है। हरी नंदू को बोलकर अपने घर चला जाता है और घर जाकर माँ से बोलता है, माँ, तुम सही कह रही थी, शक्कर जादुई है। मेरे बाकी पकवान भी स्वादिष्ट बन गए थे और दिन भर में मैंने जो भी बनाया था वो सब बिक गया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम मन लगाकर अपना काम करते रहो, भगवान तुम्हारा साथ जरूर देगा। अभी 2-3 दिन हुए थे दुकान को चले हुए, तभी उसके दुकान पर एक हट्टा कट्टा आदमी आया और बोला, सुनो, तुमने यहाँ कोई शक्कर की बोरी देखी है? मेरी एक शक्कर की बोरी यहाँ गिर गई थी। अच्छा, तो वो बोरी आपकी थी? मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने उनमें से आधी बोरी इस्तेमाल कर ली। पर आप कौन हैं? मैं नंदन लोक से राजा का बावर्ची हूँ। सामान ले जाते वक्त एक बोरी यहाँ पर गिर गई थी और वो कोई ऐसी वैसी शक्कर की बोरी नहीं है। वो जादुई शक्कर है जो राजा लोगों के खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। लाओ, वो मुझे इधर दे दो। कृपया करके वो बोरी मुझसे ना लीजिए। इतने दिनों से ना चलने वाली दुकान सिर्फ उसी के कारण चल रही है। इस शक्कर से तुम अपनी दुकान कितने ही दिन चला लोगे? आपकी बात भी सही है, आप अपनी बोरी ले जा सकते हैं। हरी की दशा पर बावर्ची को थोड़ी दया आ जाती है और बावर्ची बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं तुम्हें खाना बनाने का तरीका बताता हूँ। तुम उसी तरीके से बनाना। जब तक तुम सीख नहीं जाते तब तक दुकान चलाने के लिए तुम्हें शक्कर की बोरियां दे दिया करूंगा। एक बार जब तुम सीख जाओगे फिर तुम्हें किसी भी जादुई शक्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कुछ दिनों में हरी बावर्ची की मदद के बिना जादुई शक्कर का खाना बनाने सीख लेता है और उसकी दुकान नंदू से ज्यादा अच्छी चलने लगती है। इसलिए हरी बावर्ची को धन्यवाद कहता है। भरतपुर नाम का एक गांव था जहां सुरेश नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा था रमेश। रमेश एक आलसी और कमजोर इंसान था। वह हमेशा सपनों की दुनिया में जीने वाला व्यक्ति था। रमेश हमेशा वर्तमान में न रहकर भविष्य में जीता। उसे कोई भी बात बताई जाए तो वो हमेशा कहता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा।
सुरेश को रमेश की बहुत चिंता रहती थी। जब भी सुरेश उसे कुछ कहता तब वो हवा हवाई बातें करता। रमेश, अब तो हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है, तुम दुकान पर आकर क्यों नहीं बैठते? मुझे इस छोटी सी दुकान में नहीं बैठना है, मैं तो बड़ी दुकान का मालिक बनूंगा। रमेश, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, ऐसे तुम कैसे बड़े आदमी बनोगे? अभी बहुत वक्त है पिताजी। और ऐसा कहकर वो सुरेश की बात टाल देता था। हवा हवाई बातें करने की आदत की वजह से गांव में लोग उसे सपनों का राजकुमार रमेश बुलाते थे। सुरेश एक मेहनती और हर कार्य को निष्ठा से करने वाला व्यक्ति था। इसी मेहनत और निष्ठा की वजह से उसने एक छोटी सी दुकान से बड़ी दुकान बनाई थी और अब वो चाहता था कि रमेश उनका व्यापार और आगे बढ़ाए। लेकिन रमेश के ऐसे व्यवहार की वजह से उसके पिताजी को लगता था कि उसके गुजर जाने के बाद रमेश क्या करेगा। सुरेश को हमेशा यही चिंता सताती थी, उसका रमेश कब सपनों की दुनिया से बाहर निकलेगा। सुरेश के एक गुरुजी थे। अपने जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय लेने से पहले एक बार वो अपने गुरु से सलाह जरूर लेता था। सुरेश सोचता है, अब मुझे रमेश के बारे में गुरुजी से सलाह लेनी चाहिए, वही इसका कोई उपाय बता सकेंगे। गुरु का आश्रम पास में एक नदी के किनारे था। अगले दिन सुरेश गुरु से मिलने उनके आश्रम गया। वहां जाकर उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मेरा बेटा रमेश कोई काम धंधा नहीं करता, मेरी कमाई हुई धन के सहारे अपनी जिंदगी जीता है और हमेशा सपनों की दुनिया में रहता है। गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं, कृपया मेरी मदद करें। सुरेश, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे बेटे को वक्त के महत्व के बारे में समझाना चाहिए, जिससे उसे ये एहसास हो कि वक्त की क्या कीमत होती है। ठीक है गुरुजी, लेकिन गुरुजी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे उसे वक्त का महत्व समझ आए? सुरेश, मैं तुम्हें एक नमक की थैली देता हूं, तुम इसे ले जाओ और अपने बेटे को बताना कि ये जादुई नमक है। जादुई नमक? देखो सुरेश, ये कोई जादुई नमक नहीं है, ये एक साधारण नमक है, लेकिन तुम अपने बेटे को बताना कि ये जादुई नमक है। तुम उसे बताना कि इस नमक में से एक चुटकी नमक तुम एक बोरी में डालकर जो भी खाने की चीज मांगोगे, बोरी उस चीज से भर जाएगी। तुम गेहूं, चावल, चीनी जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और तुम रमेश को ये भी बताना कि इस नमक का जादू बस आज रात तक ही होगा और कल सुबह इस नमक का जादू खत्म हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, लेकिन इससे क्या होगा? क्या सच में इस बीज से मेरा बेटा समझदार हो जाएगा? सुरेश, तुम्हें मैंने जो कहा है वो करो, बाद में मैं तुम्हें सारी बात समझा दूंगा। सुरेश गुरुजी से नमक की थैली ले लेता है और उनसे आशीर्वाद लेकर वापस घर आ जाता है। घर पहुंचते ही सुरेश रमेश को बुलाता है। रमेश, ये जादुई नमक है, ये मुझे गुरुजी ने दिया है। ये जादुई नमक है क्या? आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? अरे बेटा, ये सच में जादुई नमक है। इस नमक में से एक चुटकी नमक को एक बोरी में डालकर हम जो भी अपने दुकान के लिए मांगेंगे वो बोरी उस चीजों से भर जाएगी। अगर हम चावल मांगेंगे तो बोरी चावल से भर जाएगा और चीनी मांगेंगे तो बोरी चीनी से भर जाएगी। तब तो हमें और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा पिताजी, हम चावल, चीनी और गेहूं का पूरा गोडाउन भर लेंगे। हाँ बेटा, लेकिन मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, ये काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। ठीक है पिताजी, मैं कल ये काम कर दूंगा। नहीं, तुम्हें ये आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि कल इस नमक का जादू खत्म हो जाएगा। ठीक है पिताजी, अगर जादुई नमक की बात है तो आज ही मैं ये काम कर देता हूँ। शाम का वक्त था। सुरेश वो नमक रमेश को देकर घर से चला गया और रमेश ने सोचा कि अभी तो बहुत वक्त है, मैं रात को आराम से खाना खाने के बाद इस नमक का इस्तेमाल करूंगा। ऐसे में रात का वक्त हो गया।
रमेश ने खाना खा लिया। अभी तो पूरी रात है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद इस नमक का इस्तेमाल करूँगा। रमेश अब ये सोचने लगा कि अब तक तो उसके पास बहुत पैसे आ जाएंगे और वो बहुत अमीर हो जाएगा। रमेश अब बड़े बड़े सपने देखने लगा। अपनी आदत से मजबूर वो अपनी सपनों की दुनिया में चला गया और देखते देखते कब उसे नींद आ गई उसे पता नहीं चला। वो इतनी गहरी नींद में सोया कि फिर सुबह हो गई और वो सुरेश के बताए मुताबिक काम करना भूल गया। सुबह सुरेश घर आया तो उसने देखा कि रमेश सो रहा है। उसने रमेश को उठाया और पूछा, रमेश, मैंने तुम्हें जो काम दिया था जादुई नमक का इस्तेमाल करने को, वो किया? नहीं पिताजी, रात को कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला और मैं नमक का इस्तेमाल नहीं कर पाया। रमेश, ये तुमने क्या किया? हमारे पास जो मौका था अमीर बनने को, वो तुम्हारी काम चोरी और सपने देखने की आदत की वजह से चला गया। काश तुम भविष्य में ना जीकर वर्तमान में जीते तो आज हमारे पास बहुत कुछ होता। पिताजी, अब जादुई नमक की एक और थैली ले आइए ना, अपने गुरु से। सुरेश, लगता नहीं तुम्हारा बेटा ऐसे मानने वाला है। अब मुझे उसे असली वाली जादुई नमक देनी ही पड़ेगी। उससे क्या होगा गुरुजी? ये लो, इसमें सच में जादुई नमक है। इस जादुई नमक को डालकर खाना बनाना और रमेश को खिलाना। जब भी वो खाना खाने जाएगा, खाने का स्वाद ऐसा हो जाएगा कि वो एक निवाला भी नहीं खा पाएगा और तब तक उसके खाने का स्वाद अच्छा नहीं होगा जब तक वो अपना सारा काम खत्म ना कर ले, सारी जिम्मेदारी उठा ना ले। सुरेश जादुई नमक लेकर आया और खाना बनाकर रमेश को खिलाया। एक निवाला खाते ही रमेश बोला, छे, ये कैसा खाना है? ये क्या बनाया है आपने? तब सुरेश जादुई नमक की सारी सच्चाई रमेश को बता देता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं कुछ और खा लूंगा। लेकिन जब भी सुरेश कोई खाना खा रहा था, एक निवाला भी नहीं खा पा रहा था। भूख से उसकी जान जा रही थी। अब कुछ नहीं हो सकता, जल्दी बताइए पिताजी, क्या काम मुझे करना है? जल्दी से वो काम करो, फिर पेट भर खाना खाऊंगा। ठीक है बेटा। सुरेश सारे काम रमेश को बता देता है। काम खत्म करके रमेश खाना खाने बैठता है। अब उसे खाने का स्वाद आने लगता है और खाना भी उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है। लगता है गुरुजी का जादुई नमक रंग लाया। जब तक रमेश काम नहीं कर देता था, वो खाना नहीं खा पाता था। इसी तरह 1 महीना बीत गया और अब गुरुजी ने जो जादुई नमक दिया था वो खत्म हो चुका था। सुरेश इस बात से डर रहा था कि उसका बेटा फिर पहले जैसे हो जाएगा, लेकिन अब रमेश को सारी बातें समझ आ गई थी। अब तक उसे जिम्मेदारी का एहसास हो गया था और काम से मन भी लगने लगा था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। जब मैंने काम किया तो मुझे पता चला आप कितनी मेहनत करते हैं और मैं सिर्फ बैठकर खाता था, लेकिन अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। इसके बाद रमेश ने बहुत मेहनत की और सुरेश के व्यापार को और बड़ा बनाया।